हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार सिंह। आशा करता हूँ नेक्स्ट आईएएस अनुभव 4 के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा होगा। आज हम लोग नेक्स्ट आईएएस अनुभव 4 के सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, करंट अफेयर्स एवं विविध पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत मार्ट परियोजना जिसका उद्देश्य भारत की व्यापारिक पहुंच को मध्य पूर्व और अफ्रीका तक सुदृढ़ करना है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में प्रारंभ की गई थी? देखिए, इसका आंसर है बी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूएई इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं कि भारत मार्ट परियोजना है क्या। देखिए, फरवरी 2024 में भारत मार्ट परियोजना को भारत द्वारा यूएई और पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं दुबई शहर में प्रारंभ किया गया। इसका मतलब निर्माण आरंभ किया गया। यह एक ऐसा ग्लोबल हब भारत द्वारा बनाया जा रहा है जहां पर भारतीय उत्पाद को, निर्यात को, ठीक है, और व्यवसायिकों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान किया जाएगा जहां पर वह अपने उत्पादों को मुख्यतः मध्य पूर्व और मध्य पूर्व अफ्रीकी देशों के उपभोक्ताओं को यानी खरीदारों को प्रदर्शित कर सके। ठीक है, और हम बात करें तो ऐसे मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ साथ इसके आगे भी जो आपका यूरेशियन पार्ट है वहां भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, भारत मार्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय निर्यात को, उत्पाद को, और उसमें भी ये ध्यान रखने की बात है कि इस पर मुख्य फोकस आपका एमएसएमई पर है। ठीक है, तो भारतीय जो व्यवसायी हैं, उत्पादक हैं, निर्यातक हैं, उनके लिए एक ऐसा ग्लोबल हब प्रदान किया जाएगा जहां पर वे अपने उत्पादों को मुख्यतः मध्य पूर्व और अफ्रीका और इसके भी आगे के देशों के खरीदारों को प्रदर्शित कर सके। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, फरवरी 2024 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हो और 2026 तक बनकर तैयार होने का इसकी संभावना है। और ये दुबई, यूएई के दुबई शहर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत से जुड़े प्रमुख पार राष्ट्रीय संपर्कता गलियारों यानी ट्रांसनेशनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो बात की गई है आपके आईएनएसटीसी यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात की गई है। दूसरा आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा, इसके बारे में बात की गई है। और तीसरा है भारत का त्रिपक्षीय राजमार्ग, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो आइए पहले इनके बारे में एक हल्की सी जान लेते हैं मैप के साथ। ठीक है, तो ये देखिए, आपका ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखिए, एक मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें समुद्री मार्ग, जलमार्ग यानी जलमार्ग, स्थल मार्ग, ठीक है, और रेल मार्ग का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो अगर भारत को, जो कि यहां पर स्थित है, अगर हमें पूर्वी एशिया और उसमें बात करें वो पूर्वी यूरोप, उसमें बात करें रशिया और पूर्वी यूरोप के जो अन्य देश हैं या मध्य एशिया के जो देश हैं, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के जो देश हैं, उनसे अगर कनेक्टिविटी करनी होती है तो जो ये आपकी पीली रेखा दिखाई जा रही है, तो यहां से इसको कनेक्टिविटी प्रदान करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि समय भी अधिक लगता है, लागत भी अधिक आती है, और जो जल्दी खराब होने वाले उत्पाद हैं उनके निर्यात पर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की गई थी, जो भारत को ईरान के रास्ते होते हुए और आगे अजरबैजान और कैस्पियन सी के रास्ते होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक जोड़ने की, जिसमें बात की गई, जिसे आगे ईस्टर्न यूरोप तक भी विस्तार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आईएनएसटीसी की बात हम लोगों ने की। आगे हम चलते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो इसका हम देख सकते हैं कि इसमें भारत को मध्य पूर्व के देशों से होते हुए यूरोप से जोड़ा जाएगा। यह भी एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है जिसमें समुद्री मार्ग, रेल मार्ग
और स्थल मार्ग का भी उपयोग किया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें भारत से होते हुए यूएई, जिसमें समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाएगा, और आगे सऊदी अरेबिया, ठीक है, जॉर्डन और इजराइल होते हुए यूरोप से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के देशों में माल की आवाजाही को सुचारू व तीव्र बनाना है तथा इन सभी देशों में आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देना है। ठीक है, 2023 में इसकी घोषणा की गई थी। आगे चलते हैं। यह है भारत त्रिपक्षीय राजमार्ग। ठीक है, यह भारत के मणिपुर राज्य के मोरे तामू को थाईलैंड के माई सोच से जोड़ता है। यह एक 4 लेन हाईवे है। ठीक है, जो भारत से होते हुए वाया म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अभी लास्ट ईयर जो हमें जानकारी प्रदान की थी, तो हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी ने जानकारी प्रदान की थी कि लगभग 70 to 75% इस राजमार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है। भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी, और अब अगर हम बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो उसमें मुख्य जोर है साउथ ईस्ट एशिया यानी आसियान के जो देश हैं उनके साथ भारत के न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक संपर्क भी तीव्र गति से बढ़े। तो इसीलिए यह त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत को आसियान से और सुचारू कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कथन 1, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनएसटीसी का उद्देश्य एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली के माध्यम से भारत को रूस और उत्तरी यूरोप से जोड़ना है। जैसे कि हमने अभी बात की थी, आईएनएसटीसी का उद्देश्य ही यह है कि भारत को ईरान, मध्य पूर्व के देशों से होते हुए, जिसमें कैस्पियन सी भी एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, यूरोप और उत्तरी यूरोप और रूस के देशों से जोड़ना है। तो इस तरह कथन 1 आपका सही हो जाता है। कथन 2 की ओर चलते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा यानी आईएमईसी का उद्देश्य भारत को नई रेल और समुद्री अवसंरचना के माध्यम से सीधे मध्य एशियाई बाजारों से जोड़ना है। जैसे कि मैंने बात की थी कि मध्य एशियाई बाजारों पर जो अधिक फोकस है वो हमारा आईएनएसटीसी और इसके अलावा एक अशगाबाद समझौता है, उसके तहत अधिक जोर दिया गया है। मुख्यतः आईएमईसी का उद्देश्य है भारत को मध्य पूर्व के देशों से होते हुए यूरोप के देशों से जोड़ना। तो इस तरह का कथन हमारा सही नहीं है। कथन 3, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का त्रिपक्षीय राजमार्ग म्यांमार से होते हुए भारत को कंबोडिया से जोड़ने का लक्ष्य रखता है। तो कथन 3 भी हमारा सही नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी, भारत को थाईलैंड से जोड़ता है, थाईलैंड के माई सोच से जोड़ता है, मणिपुरी राज्य के मोरे को। ठीक है, तो इस तरह कथन 3 भी हमारा सही नहीं है। देखिए, अभी यह बातचीत की जा रही है कि यह जो त्रिपक्षीय राजमार्ग है जो भारत से म्यांमार होते हुए थाईलैंड को जोड़ता है, इसे आगे विस्तार देकर वियतनाम तक किया जाए। लेकिन अभी यह सिर्फ बातचीत के स्तर पर ही है। अभी इसमें सिर्फ 3 ही देश शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, यानी कथन 1 ही सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु जल संधि हाल ही में काफी चर्चित भी रही, क्योंकि भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस जल संधि को अभी स्थगित कर दिया गया है। सिंधु जल संधि यानी IWT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब हम पहले बात कर लें कि सिंधु जल संधि है क्या। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और उसकी सहायक नदियां भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं। तो सिंधु जल संधि एक ऐसा जल बंटवारा समझौता है जिसके तहत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का बंटवारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच किया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इस मैप के थ्रू हम देखेंगे कि मुख्यतः अगर हम बात करें तो यहां पर 6 नदियां हैं, जिसमें आपकी सतलज, रावी, व्यास, ठीक है, और 3 जिसको हम पश्चिमी नदी थे। इन सतलज, रावी और व्यास को हम पूर्वी नदियां बोलते हैं, जबकि पश्चिमी नदियों में हम चेनाब, झेलम और खुद सिंधु को शामिल करते हैं। ठीक है, तो जो सिंधु जल संधि है यानी इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें बात की गई है कि जो पूर्वी नदियां हैं
जैसे कि मैंने बात की सतलज, व्यास और रावी, इनका उपयोग भारत द्वारा अनियंत्रित रूप से किया जाएगा। यानी भारत उसका उपयोग सिंचाई के लिए भी कर सकता है, घरेलू उपभोग के लिए भी कर सकता है और जल विद्युत उत्पादन आदि के लिए भी कर सकता है। इसके अलावा जो पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका भारत गैर उपभोग रूप से नियंत्रित तरीके से भारत उपयोग कर सकता है, जिसमें आपका जल विद्युत उत्पादन, आपका औद्योगिक उपयोग, और जिसमें औद्योगिक उपयोग के साथ साथ आपका खनन भी शामिल है, जल परिवहन, और इसके अलावा मत्स्य पालन में भी इनका उपयोग कर सकता है। लेकिन भारत को इसमें ठीक ठाक नियंत्रण रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये नियंत्रित उपयोग ही भारत द्वारा इन पश्चिमी नदियों के जल का किया जा सकता है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन 1, यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित की गई थी। देखिए, है क्या कि भारत का जब विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जो जल है इसके बंटवारे को लेकर काफी तनातनी थी, और यहां पर विवाद एक युद्ध के रूप में भी परिवर्तित होने का खतरा उत्पन्न हो रहा था। वहीं दोनों देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था कि कुछ डैम का निर्माण किया जाए और सिंधु के जो जल है उनका उपयोग किया जाए, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के। तो अगर अन्य देश सहायता प्रदान करते, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी एक संस्था के रूप में था, तो उन्हें आवश्यकता थी कि कुछ एक ऐसी संधि हो जाए जिनसे जो निवेशक हैं उन्हें जो मतलब यह निश्चिंता यानी आश्वासन मिल जाए कि इसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा दोनों देशों के मध्य। तो मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र की बजाय यहां पर जो मध्यस्थता की गई थी वो विश्व बैंक के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो कथन 1 सही नहीं है, ठीक है। और इस संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे 1960 में, इस संधि पर कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच किए गए थे, और इसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता शामिल थी। कथन 2 की ओर चलते हैं। IWT भारत को रावी, व्यास और सतलुज यानी पूर्वी नदियों के जल का निर्बाध उपयोग आवंटित करती है। कथन 2 सही है, जैसा कि हमने बताया था कि जो पूर्वी नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, उन पर भारत अनियंत्रित उपभोग भारत उनका कर सकता है। कथन 3, IWT के अनुसार भारत को खनन और औद्योगिक उद्देश्य के लिए सिंधु, झेलम और चिनाब, जो कि जिसको पश्चिमी नदियां बोला जाता है, सिंधु, झेलम और चिनाब के जल का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। जैसा कि मैंने बात की कि भारत को कुछ नियंत्रित रूप में पश्चिमी नदियों के जल के उपयोग की अनुमति है, जिसमें आपका जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल परिवहन और औद्योगिक उद्देश्य जिसमें खनन भी शामिल है का उपभोग भारत पश्चिमी नदियों के जल का उपभोग इन मामलों में कर सकता है, ठीक है। तो ये अनुमति नहीं है, तो इस तरह कथन 3 गलत हो जाता, क्योंकि भारत को अनुमति है इन मामलों में। कथन 4, इसके पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद का निपटारा स्थायी मध्यस्थम न्यायालय यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा प्रत्यक्ष से किया जाएगा। देखिए, कथन 4 भी हमारा सही नहीं है। देखिए, है क्या कि इस संधि में जो एक स्तरीय विवाद निपटारा जो तंत्र है उसका गठन किया गया है। अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो सबसे पहले यह जाता है स्थायी सिंधु आयोग के पास। इसमें विवाद जो है उसके निपटारे के प्रयास किए जाते हैं। अगर यह विवाद निपटारा नहीं होता है तो उसके बाद जाता है तटस्थ विशेषज्ञ के पास। किसी भी देश के अनुरोध पर तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा सकती है जो उस मामले में अपना निर्णय देगा। अगर यहां भी यह मामला नहीं निपटता है तो यह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास यह मामला जाएगा जो इस मामले में निर्णय देगा। देखिए, जो यहां पर बात की गई परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो इसमें एक सचिवालय की भूमिका निभा सकता है, लेकिन वह प्रत्यक्ष उसका विवाद निपटारा से संबंध नहीं है, यह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह कथन 4 भी हमारा सही नहीं है।
उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल दो, केवल कथन दो ही सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में बाल्ड बाज यानी बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? देखिए, अधिकतर देशों के द्वारा अपने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाते रहे हैं, जिसमें भारत भी है। भारत ने मोर को यानी पीकॉक को अपना राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले वर्ष बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। देखिए, 1782 से ही जो यूएसए की जो सील है यानी मोहर है, उस पर बाल्ड ईगल का उपयोग किया जाता है। वैसे भी क्या है कि बाल्ड ईगल को शक्ति यानी पावर, स्ट्रेंथ और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। यह मुख्यतः क्या है कि ये उत्तरी अमेरिका का ही, तो उत्तरी अमेरिका की एक स्थानीय प्रजाति है। ठीक है, देखिए, बाल्ड ईगल है, ये मुख्यतः अपने सफेद गर्दन और भूरे शरीर के साथ साथ पीली चोंच के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि 1782 से ही यूएसए द्वारा अपनी जो नेशनल सील यानी मोहर है, राष्ट्रीय मोहर है, उस पर इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन पिछले वर्ष इसको नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची 1, सूची 2। भारत का पहला जैविक मत्स्य संकुल सिक्किम। देखिए, ये सही है। भारत का जो पहला जैविक मत्स्य संकुल है, उसका आरंभ सिक्किम में ही किया गया है। ठीक है, जैविक मत्स्य संकुल से क्या आशय है कि जो मछली पालन है, सतत मत्स्य पालन, सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में जो हमारे मत्स्य पालन और जो मत्स्य पालन से संबंधित जो हमारे मंत्री हैं, उनके द्वारा इस जैविक मत्स्य संकुल का उद्घाटन सिक्किम में किया गया। ठीक है, इसमें सतत मत्स्य पालन के साथ साथ, जैसे मत्स्य पालन में जो कीटनाशक, रसायन और एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल किया जाता है, उसे कम करते हुए एकदम जीरो यानी शून्य करने का भी जो एक उद्देश्य इस मत्स्य संकुल का है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जैविक मत्स्य संकुल है। युग्म 2 पर विचार करते हैं। भारत का 24/7 अनाज एटीएम। देखिए, उड़ीसा सरकार द्वारा यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में एक 24/7 अनाज एटीएम का आरंभ किया गया। अगर हम बात करें तो इसका नाम अन्नपूर्ति रखा गया है। यह 24 घंटे में किसी भी समय खाद्यान्न यानी अनाज प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसका, जैसे कि मैंने कहा, भुवनेश्वर में, यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह स्थित है और अन्नपूर्ति इसका नाम है। इससे क्या है कि जो हमारे पीडीएस लाभार्थी हैं, उनको जो मतलब अनाज तक पहुंच में और सुचारुता प्रदान प्राप्त होगी। तो इस तरह युग्म 2 भी हमारा सही है। अब चलते हैं युग्म 3 की ओर। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर उत्थान यानी वर्टिकल लिफ्ट वाला रेलवे समुद्री पुल तमिलनाडु। देखिए, ये युग्म भी आपका सही है। हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो हमारा रामेश्वरम द्वीप है, उसको मुख्य भूमि से जोड़ने वाले एक समुद्री पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये वर्टिकल लिफ्ट
प्रणाली के तहत है। जैसे होता क्या है कि देखिए समुद्र के बीच में, अगर समुद्र बीच में है और किसी मुख्य भूमि से किसी द्वीप को जोड़ा जाएगा, तो इस ऐसी स्थितियां बनेगी कि उस पुल के नीचे से कम एक मध्य या बड़े स्तर के जो हमारे जहाज होते हैं या नौकाएं होती हैं, उनका आवागमन भी हो सके, यह आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर एक वर्टिकल लिफ्ट यानी ऊर्ध्वाधर उत्थान तकनीक का उपयोग किया गया है, जो नया पुल बना है। देखिए इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है। जैसे ये नया पुल है और ये अभी लिफ्ट इसके नीचे ही है, तो इससे यहां से आराम से ट्रेन गुजर रही है। जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर इस तरह चली जाएगी, तो यहां से आराम से जो मतलब हमारे छोटे जहाज हैं या बड़ी नौकाएं हैं, उनका आवागमन हो सकेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा युग्म 3 भी सही है। उपयुक्त युग्म इसमें कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों युग्म हमारे सही हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों को भारत के साथ साझा की जाने वाली उनकी भूमि सीमा की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जब भारत की जो भारत की भूमि सीमा है उसकी बात की जाए, तो मुख्यतः वो 7 देशों के साथ भारत की भूमि सीमा मिलती है। और किस देश की सीमा ज्यादा भारत के साथ मिलती है, अगर हम सीमा रेखा यानी बॉर्डर लाइन की बात करें, तो इसके लिए एक सामान्य सा एक कूट है जिसको हम इस तरह से कहते हैं कि बचपन और एमबीए। इसको ऐसा बोल देते कि मेरा बचपन से ही एमबीए जो करने का लक्ष्य था, ठीक है। तो बचपन और एमबीए, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो बी से हो जाता है बांग्लादेश, सी से आता है इसमें चीन, पी से आता है आपका पाकिस्तान, और एन यहां पर स्टैंड करता है नेपाल के लिए। वहीं अगर हम बात करें एम की, तो यह है म्यांमार के लिए, और बी है हमारे भूटान के लिए, और ए बचता है यह है अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। तो बचपन और एमबीए, इस कूट के जरिए आप जो भारत की जो सीमा रेखा है वो कितनी अधिक किस देश के साथ मिलती है इसका निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश पहले जो सबसे बड़ी सीमा रेखा भारत के साथ साझा करता है, उसके बाद आता है आपका चीन, जैसा कि यहां स्पष्ट है, इसके बाद पाकिस्तान और फिर म्यांमार, ठीक है। तो इस तरह नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस तरह आपका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो इस कूट को आप ध्यान रख सकते हैं, बचपन और एमबीए, इससे आपको आसानी रहेगी किसी सवाल को हल करने में, ठीक है। देखिए आगे ये एक सूची है जिसमें भारत की विभिन्न देशों के साथ सीमा रेखा कितनी लंबी है इसके बारे में दर्शाया गया। जैसे हम जानते हैं बांग्लादेश के साथ ये 4000 से अधिक है, 4000 किलोमीटर से अधिक है। वहीं चाइना के साथ ये लगभग 3500 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके इनको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको मोटा मोटा पता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यूएनएससी जो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उसमें से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मुख्यतः केंद्रित रहती है। हम सभी जानते हैं कि इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 को वीटो पावर प्राप्त होती है, ठीक है। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र में किसी नए सदस्य देश को प्रवेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की सिफारिश आवश्यक होती है। यह कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र में अगर किसी नए सदस्य देश को प्रवेश प्रदान किया जाता है तो उसमें यूएनएससी की अनुशंसा आवश्यक है, और उसके बाद जो हमारी जनरल असेंबली होती है उसके द्वारा अगर बहुमत से उपस्थित मत देने वाले जो हैं, मत देने वाले सदस्य, उनके द्वारा अगर बहुमत से इसको पारित कर दिया जाए तो वह सदस्य राष्ट्र के रूप में मान लिया जाता है, ठीक है।
वर्तमान में यूएन में 193 193 सदस्य हैं। कथन 2, यूएनएससी के पास किसी आक्रामक देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार होता है। ठीक है, बात की गई सैन्य कार्रवाई, जैसे कि मैंने बात की थी कि यूएनएससी है जो हमारी सुरक्षा परिषद है, उसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यूएनएससी के पास यह अधिकार है कि वह सैन्य जो किसी आक्रामक देश के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कर सकती है। तो कथन 2 भी हमारा सही है। ठीक है, इसके अलावा यूएनएससी की जिम्मेदारी है कि वे उन संघर्षों पर निगाह रखे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। उन संघर्षों से कैसा निपटना है, इसका निर्धारण भी यूएनएससी के द्वारा किया जाता है। फिर हमने एक कार्य इसका भी बताया कि नए सदस्यों को प्रवेश के लिए भी यूएनएससी की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित जो उच्च लेवल के मामले हैं वह यूएनएससी के द्वारा देखे जाते हैं। 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में किसी न्यायाधीश के निर्वाचन के लिए सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली दोनों के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए कथन 3 भी हमारा सही है। जैसे कि हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे हमारा हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, और इसका गठन जो हुआ तो 1945 यानी 1945 में हुआ था और उसके 1 वर्ष बाद इसने कार्य करना आरंभ किया। देखिए ये यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक अकेला ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया ये हेग नीदरलैंड में स्थित है। अब बात करते हैं कि इसके किसी न्यायाधीश, देखिए इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका जो चयन विश्व के विभिन्न भागों से जो कोटा निर्धारित रहता है उसके अनुसार किया जाता है। और एक न्यायाधीश की जो नियुक्ति इसमें की जाती है वह 9 वर्ष यानी 9 साल के लिए की जाती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हर तीसरे वर्ष 1/3 जजों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यह सही है कि सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा दोनों में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होगी। तो इस तरह उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो क्या भारत का कोई न्यायाधीश अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश रहा है? तो हम बात करें तो 4 न्यायाधीश भारत से रहे हैं। सर बेनेगल राव, ये 1952 से 53 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। नागेंद्र सिंह, ये 1960 के दशक में न्यायाधीश रहे थे। फिर हम बात करें तो रंगनाथ स्वरूप पाठक, यह आपके 1989 से 91 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है और ये 2012 से। ठीक है, जैसा कि मैंने बात की थी कि 9 वर्ष के लिए होता है, तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि इनका पुनर्निर्वाचन हुआ है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, दलवीर भंडारी जिन्हें 2012 में नियुक्त किया गया था, इनका पुनर्निर्वाचन 2017 में किया गया था। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं वे पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं और भारत के दलवीर भंडारी को पुनर्नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में रहा स्थान 1 अम्हारा क्षेत्र इथियोपिया, करेक्ट। देखिए है क्या कि इथियोपिया का जो उत्तरी भाग है, चाहे वह अम्हारा क्षेत्र हो या हमने पिछले अनुभव में भी इस पर चर्चा की थी, एक दूसरा क्षेत्र है तिग्रे। अम्हारा क्षेत्र और तिग्रे क्षेत्र ये विद्रोही समस्या से परेशान रहते हैं, जहां इथियोपिया की सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष चलता रहता है। इसमें भी कई सारे विद्रोह जिसमें विद्रोही ग्रुप हैं जिसमें फानो प्रमुख हैं। ठीक है,
तो हम देख सकते हैं, देखिए ये इथोपिया है जो एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक भाग है, और इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ पर आपका तिग्रे पड़ता है, और यहाँ पर ये अम्हारा क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह आपका युग्म पहला सही हो जाता है, अम्हारा क्षेत्र इथियोपिया में ही स्थित है। 2, यांतेंग प्रांत यूक्रेन, यह सही नहीं है। देखिए यांतेंग प्रांत जो अफ्रीका का एक पश्चिमी देश है, बुर्किना फासो, ये यहां पर स्थित है। यांतेंग प्रांत बुर्किना फासो में स्थित है। यहां पर भी क्या है कि सरकार एवं विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। ठीक है, तो पिछले वर्ष यहां पर काफी ज्यादा संघर्ष देखने को रहा, तो इस वजह से यह प्रांत चर्चा में रहा। ठीक है, तो इस तरह यूक्रेन सही आंसर नहीं है इसके लिए। युग्म 2 सही नहीं है। कथन युग्म 3 भी सही नहीं, क्योंकि इसके बात की गई अकरा। अकरा हमारी घाना की कैपिटल है, सूडान की में स्थित नहीं है। सूडान की जो कैपिटल है वह खार्तूम है। ठीक है, यहां एक बात ध्यान रखने की भी है कि सूडान भी पिछले कई वर्षों से जो सिविल वॉर है उससे जूझ रहा है। ठीक है, तो युग्म 3 सही नहीं है, क्योंकि अक्रा जो है हमारी घाना की कैपिटल है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? केवल एक युग्म, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की नई संसद भवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत की जो संसद है उसे नई संसद भवन में आयोजित किया गया। भारत की नई संसद भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोकसभा का आंतरिक साज सज्जा राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर पर आधारित है, और राज्यसभा की आंतरिक साज सज्जा राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है, यानी कमल पर आधारित है। यह कथन सही है। देखिए अगर हम इस इमेज को देखेंगे तो देखिए ये नए संसद भवन की राज्यसभा का जो कक्ष है, और ये देखेंगे आप मोटा, तो ये इसकी आंतरिक साज सज्जा और इसका जो प्रारूप है वो कमल से, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, उससे प्रभावित है। यहाँ ये हमारे दाईं ओर आप देखेंगे अपने, तो ये नई लोकसभा का भवन है, और ये राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर से इसकी आंतरिक साज सज्जा व स्वरूप प्रभावित है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, और यह प्राचीन तमिल परंपराओं में निहित है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो सेंगोल है वह तमिल जो मेनली तमिल परंपराएं हैं उस पर आधारित है। माना जाता है कि जो चोल वंश था उसमें जब सत्ता का हस्तांतरण होता तो वह सेंगोल प्रदान करके दिया जाता, जो ये सेंगोल प्रदान करने का कार्य एक मुख्य पुजारियों के द्वारा किया जाता था। देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें तमिल पुजारियों के द्वारा सेंगोल प्रदान किया गया था। नए संसद भवन में इस सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लोकसभा में जो स्पीकर की चेयर है उसके बराबर में स्थापित किया गया है। ठीक है, आप एक फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। देखिए एक तमिल पुजारी के द्वारा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया जा रहा है, ये सेंगोल है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस तरह कथन 2 भी हमारा सही है। कथन 3, नए संसद भवन में स्थित फूको का लोलक पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करता है। देखिए नए संसद में फूकोस पेंडुलम भी स्थापित किया गया है, और पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित भी करता है। तो कथन 3 भी हमारा सही है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कफाला प्रणाली शब्द को सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? देखिए होता क्या है कि मध्य पूर्व के कुछ देश हैं जिसमें आपके खाड़ी के देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन आदि आते हैं। तो यहां पर जो रोजगार प्रदाता होता है उसको कफील बोला जाता है। ठीक है, तो
कफील यानी रोजगार प्रदाता को जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उन पर कुछ अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि वह रोजगार परिवर्तित नहीं कर सकता बिना कफील की अनुमति के, और यहां तक कि वह देश भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, और ये मतलब काफी मामलों में ये निगेटिव भी माना जाता रहा है। ठीक है, और क्योंकि भारत के काफी प्रवासी प्रवासी वहां पर रोजगार प्राप्त करते हैं, तो इसलिए काफी चर्चित भी रहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कफाला प्रणाली शब्द को सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है? ऑप्शन है इस्लामिक बैंकों और उधारकर्ताओं के बीच एक वित्तीय व्यवस्था। नहीं। एक प्रयोजन प्रणाली जो कुछ खाड़ी देशों में प्रवासी श्रमिकों की रोजगार एवं निवास की स्थिति को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन भी सही आंसर होगा। जैसे कि मैंने कहा कि खाड़ी देशों में मुख्यतः आपके जो सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई आदि जो देश हैं, वहां पर ये प्रणाली है जो प्रवासी श्रमिकों की रोजगार और निवास की स्थिति को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, सॉरी सही नहीं है? ए, अदन की खाड़ी उत्तर में यमन और दक्षिण में सोमालिया के मध्य स्थित है, यह सही है हमारा, तो इस तरह यह ऑप्शन ए सही नहीं होगा। फारस की खाड़ी सऊदी अरब के पूर्व में और ओमान की खाड़ी के पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है, तो इस तरह यह भी आंसर नहीं होगा। मैक्सिको की खाड़ी की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से मैक्सिको और क्यूबा से लगती है, यह भी सही है। तो हमें ऑलरेडी पता ही चलेगा कि हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, अकाबा की खाड़ी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर में खुलती है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, देखिए अकाबा की खाड़ी की अगर मैं बात करूं तो यह लाल सागर, देखिए हमारा लाल सागर यानी रेड सी है, इसके उत्तरी मुहाने पर है। जिसके अगर मैं पश्चिम में बात करूं तो यह मिस्र का यानी इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप है, और वहीं अगर पूर्व में बात करूं तो सऊदी अरब का जो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप इसके पूर्व में स्थित है और सिनाई प्रायद्वीप इसके पश्चिम में स्थित है, और रेड सी का जो उत्तरी भाग है यह वहां पर स्थित है। ठीक है, और वहीं जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की अगर हम बात करें तो यह हमारा जो मेडिटेरियन सी है उसको अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, और ये यहाँ पर स्पेन और मोरक्को के बीच में आपको इसकी अवस्थित स्थिति दिख जाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोगों की जो अपनी प्रीलिम्स की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। देखिए यहाँ पर यही मेरा सुझाव रहेगा कि कुछ भी अतिरिक्त नया पढ़ने से आप लोग बचें और अपने करंट अफेयर्स पार्ट का एक अच्छा खासा रिवीजन आप लोग कर ले। मॉक टेस्ट अब लिमिटेड रूप में ही लगाएं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीछे कम लगाए हैं तो अभी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा इसको नियंत्रित रूप में ही आप लोग लगाएं। अधिक से अधिक जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके रिवीजन का प्रयास करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।